और उसकी आंखें उस ओर घूम गईं जहां सूरज चीजों को गर्म कर रहा था। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो, उसने नर्म आवाज में कहा, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था। वह तुरंत नहीं बोला। उसका चेहरा और गंभीर हो गया और एक छाया उस पर छा गई। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर पिताजी ज्यादा समय तक हमारे साथ रहते तो क्या होता? उसने पूछा। मुझे सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ और मैंने उसकी ओर देखा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। उसके शब्दों का दबाव मुझ पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक तूफान आ रहा हो। अंत में मैंने कहा, मेरी आवाज भारी हो गई थी, क्या तुम्हें लगता है कि वो गर्व करते? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम बहुत अच्छी निकली हो, तुम्हें उनके द्वारा गर्व करने की जरूरत नहीं है। एक पल के लिए उसकी आंखों में इच्छा और खुलापन था, जिससे मेरी धड़कन तेज हो गई। धन्यवाद। हमारे बीच एक अंतराल है, जैसे एक शांति का तूफान आ रहा हो, उसने कहा। उसकी आवाज में बहुत सारी भावनाएं थीं जब उसने कहा, यह बहुत बड़ा मतलब रखता है। हम वहीं बैठ गए। कुछ देर के लिए सन्नाटा था, जो सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और हवा में हिलते पत्तों की आवाज से टूट रहा था। वह शांति एक नाजुक सी युद्ध विराम जैसी थी, लेकिन पहले वाला तनाव अभी भी मौजूद था। एक गर्म, शांत आंधी अंदर चल रही थी, जैसे किसी तूफान का आना तय हो। अंत में कालिब खड़ा हुआ और अपने बाल संवारने लगा। मैंने देखा कि जब वह अपनी पैंट को रगड़ता तो वह और बेहतर फिट हो जाती थी। हमें वापस जाना चाहिए, उसने कहा। ठंड बढ़ रही है, उसने हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहा। हाँ, मैंने कहा और हम घर की ओर बढ़ने लगे। हमारे बीच की खामोशी और भी बढ़ गई थी, जैसे कुछ बातें हम कह नहीं पा रहे थे। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। मुझे यह एहसास हो रहा था कि हम किसी ऐसे सच से बच रहे थे जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता था, और जब तक हम घर वापस आए, यह हमें घेरे हुए था। मैं सुरक्षा के लिए किसी कमरे में छिपने के लिए तैयार था, लेकिन कालिब के विचार कुछ और थे। चलो एक खेल खेलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गेम सिस्टम का कंट्रोलर पकड़ा और उसकी आंखों में खेल की चमक देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लोअर आज रात बर्तन धोएगा, उसने कहा। तुम तैयार हो? मैंने कहा, और इस ब्रेक का इंतजार करते हुए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले 1 घंटे तक हम दोस्ताना प्रतिस्पर्धा और हंसी मजाक में व्यस्त रहे। तनाव कुछ कम हुआ और सिद्धार्थ ने ज्यादातर राउंड जीत लिए, जैसा कि वह हमेशा करता था, लेकिन मैं 1 या 2 राउंड जीतने में कामयाब रहा, जिससे वह थोड़ा उदास हो गया। उसके चेहरे पर नकली गुस्सा ऐसा था कि मेरी छाती में हल्का दर्द होने लगा। जब हमारा खेल खत्म हुआ तो ऐसा लगा जैसे एक अजीब सी ऊर्जा खत्म हो गई हो, भले ही सिर्फ थोड़ी देर के लिए। लेकिन अब भी सतह के नीचे एक शांत गूंज महसूस हो रही थी। मैं अभी भी बर्तन नहीं धो रही हूं, मैंने कहा जब हमने कंसोल बंद किया और मेरी दोनों बाहों को क्रॉस करके चुनौतीपूर्ण तरीके से खड़ी हो गई। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह हंसा, उसकी आवाज में गर्माहट और सच्चाई थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे उसने कुछ बहुत खास महसूस किया हो। इस बार मैं तुम्हें उस चिंगारी की वजह से छोड़ दूंगा जिसने मेरी सांस रोक दी थी, उसने कहा। शाम का बाकी समय चुपचाप बीत गया। हमने खाना खाया, अगले दिन की योजनाओं पर बात की और फिर थककर सो गए। हमारे दिल्ली के घर में नाजुक आराम और उस परिचित धड़कन के साथ। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, एक अजीब सा तनाव फिर से हमारे बीच में था। वह कुछ ऐसा था जो बिना बोले ही महसूस हो रहा था। मैंने उस रात के भीतर एक तूफान को अनदेखा किया जो बस सतह के नीचे था। बिस्तर पर लेटे हुए चांदनी कमरे में डरावनी छायाएं बना रही थी और मैंने अचानक कुछ असामान्य सुना। जब मैंने अपने कमरे के बाहर फर्श पर हल्के कदमों की आवाज सुनी तो मैं चौंक गया। यह मेरी धड़कन को तेज कर गया। कदम धीरे धीरे मेरे पास आते गए, जैसे वे एक साइलेंट ढोल की तरह थे, और फिर एक हल्की दस्तक हुई, जानबूझकर। आरव सिद्धार्थ की आवाज नरम, अनिश्चित थी और उसमें भावनाएं झलक रही थी। मुझे खुद को रोकना मुश्किल था। मैं तुरंत उठकर बैठ गया, दिल तेजी से धड़क रहा था और कमरे में हल्की सी ताजगी थी। दरवाजे के पास से उसकी आवाज सुनना मुश्किल था, लेकिन उसने पूछा,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने घड़ी की ओर देखा और देर हो चुकी थी। घर में सन्नाटा था, सिवाय एक धीमी आवाज के। मैंने पूछा, क्या हुआ? और उस क्षण की घबराहट को महसूस किया जब एयर कंडीशन की आवाज हल्के से गूंज रही थी। फिर उसने कहा, मुझे बस तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज टूटने सी लग रही थी। मैंने आह भरी और अपने पैर मोड़ लिए। दिल की धड़कन और तेज हो गई। ठीक है, अंदर आ जाओ, मैंने कहा। जैसे ही दरवाजा खुला, सिद्धार्थ अंदर आया और दरवाजे को बंद करने के लिए झुका। चांदनी की रोशनी में उसका शरीर एक तनाव के साथ दिखाई दे रहा था। कुछ पल के लिए उसकी आकृति धुंधली रोशनी में साफ दिखी और फिर वह धीरे धीरे कमरे के अंदर आया, बिस्तर के किनारे बैठने के लिए। क्या चल रहा है? मैंने नर्म आवाज में पूछा। शब्द अभी भी मेरे मुंह से नहीं निकल रहे थे, लेकिन मेरी छाती में एक असहजता बढ़ रही थी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। वह फर्श पर लेटा अपने हाथों को अपनी गोदी में इधर उधर घुमा रहा था। मैं इन दिनों बहुत सोच रहा हूं, उसने आखिरकार धीमे स्वर में कहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे दिल में एक अजीब सी धड़कन उठ रही थी जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और मेरे लिए खुद को नॉर्मल दिखाना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जो भी शब्द बोलता वो हवा में भारी महसूस होते थे। सिद्धार्थ, तुम मेरे भाई हो, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज हल्की सी कांप रही थी। बिल्कुल, हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। यही परिवार का मतलब होता है। ये सिर्फ वही नहीं है जो उन्होंने कहा। उसकी आवाज इतनी कड़ी थी कि मुझे अपनी सांसें रोकनी पड़ी। तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। कोई भी मेरे लिए तुम्हारी तरह नहीं रहा, सिद्धार्थ। तुम हमेशा मेरे पास रहे हो। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। उसके शब्द तुरंत बाहर निकल आए। मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, उसने जल्दी से कहा। मुझे तुम्हारी मुलाकात चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं जानता था कि यह कैसे कहूं, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा, तो उसका क्या मतलब था। मैं उसे घूरता रहा और मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, क्योंकि हमारे बीच का अनकहा तनाव उन दीवारों को तोड़ रहा था जो मैंने हमारे चारों ओर खड़ी की थी। जब आखिरकार वो पल आया, तो ऐसा तूफान आया कि मैं सिद्धार्थ के शब्दों को सहन नहीं कर सका। हमारे बीच कुछ ऐसा शांति का माहौल बन गया जो बहुत देर तक रहा, जिस तरह का शून्य जो हमें घेर रहा था। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ भी नहीं निकल सका। मेरी आवाज उस तूफान में खो गई जो मेरे मन में चल रहा था, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर लगातार टिकी रहीं। मैं उस चांदनी को ढूंढने लगा जो उसकी शांत इच्छाओं को छुपा रही थी, और मुझे उन दीवारों का एहसास हुआ जो मैंने उसके चारों ओर बहुत ध्यान से खड़ी की थी। इतने सालों के बाद मैंने आखिरकार सिद्धार्थ से कहा कि मैं टूटे हुए दिल को ठीक नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि तुम समझ पा रहे हो कि मेरे लिए ये सुनना कितना मुश्किल है। मेरी आवाज हल्की मगर मजबूत थी और शब्द गुस्से से भरे हुए थे। उसने अपना सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, मैं हालात और ज्यादा खराब करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे लिए ये और भी मुश्किल है, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे बस अपनी बात साफ करने के लिए ये कहना था। मैंने गहरी सांस ली और अपने बालों में हाथ फिराया। घुटन का एहसास दिल पर भारी था। एक पल के लिए मैंने कहा, तुम भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। मेरी आवाज स्थिर थी, बावजूद इसके कि अंदर तूफान सा मचा हुआ था। लेकिन सिद्धार्थ, हमने हमेशा भाई बहन की तरह एक दूसरे का ख्याल रखा है। परिवार यही करता है, मैंने कहा। यह उससे भी ज्यादा है। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने मेरी आंखों में देखा। मैंने सिर हिलाया और महसूस किया कि मेरे सीने में डर की एक गांठ बन गई है। ये एक खामोश तीव्रता थी जिससे दिल तेजी से धड़कने लगा था और अंदर कहीं अपराध बोध पनपने लगा था। मैंने कहा, तुम बस उलझन में हो। हम दोनों ने बहुत कुछ झेला है। ये उस सच के खिलाफ एक कमजोर बचाव था जो सामने खड़ा था। मेरे शब्द खोखले लग रहे थे। माँ और पिताजी के अलग होने के बाद उनका पास होना स्वाभाविक सा महसूस हो रहा था। उसने कहा, यह कोई भ्रम की बात नहीं है। उसने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कहा,
मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है, ये आम बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बिस्तर से उठकर कमरे में इधर उधर घूमने लगा। जब मैंने समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, तो मेरा दिमाग उलझन में फंस गया। मैं उसे सुकून देना चाहता था, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि उसे शक न हो कि कुछ बेहद बुरा हो चुका है। मैंने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, यह एक सीमा है जिसे हम पार नहीं कर सकते। हम इस तरह से बात नहीं कर सकते। ये हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। मुझे अपनी आवाज में तनाव महसूस हो रहा था। उसका चेहरा बदल गया और उस पर दर्द की झलक साफ दिखाई दी। चांदनी की रोशनी में उसकी आंखों में दुख का एहसास साफ झलक रहा था। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, उसने कड़े लहजे में कहा। मुझे बस तुम्हारी जरूरत थी। मुझे नहीं पता, उसने कहा, और उसके शब्दों में जो सच्चाई थी उसने मुझे चुप करा दिया। अचानक मुझे लगा कि यह पूरी स्थिति मेरे लिए बहुत भारी हो गई है और मैं वापस बिस्तर पर लेट गया। मैं इससे दूर नहीं जा सका। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज में तनाव की वजह से दरार आ गई थी। तुम मत करो, उसने नरम लेकिन भारी आवाज में कहा। मैं इसे अब और अपने तक नहीं रख सकता था। कमरा घुटन से भरा हुआ था, जैसे एक तूफान जो कभी शांत न होने वाला हो। मैं चीजों को ठीक करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे मैं बदल नहीं सकता था। तुम्हें पता है कि हर शब्द के साथ हमारे बीच की खाई कैसे बढ़ती जा रही है। हमें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, मैंने आखिरकार कहा। तुम मेरे भाई हो, सिद्धार्थ, उसने मजबूती और हताशा के बीच कहा। यह कभी नहीं बदलने वाला है। उसने धीरे से सिर हिलाया और अपनी आंखों में एक तूफान के साथ मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम ही एकमात्र हो जो मुझे सचमुच समझते हो। तुम मुझे खोने वाले नहीं हो, मैंने सख्ती से कहा। मेरी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन हमें सीमाएं तय करनी होंगी। यह ऐसी बात नहीं है जिस पर हम विचार कर सकें। फिर एक भारी और जरूरी चुप्पी छा गई। यह तूफान के बीच में एक नाजुक सन्नाटा था। कुछ देर बाद सिद्धार्थ धीरे से खड़ा हुआ। उसकी हरकतें सोच समझकर थीं और चांदनी उसकी काया पर एक हल्की सी चमक डाल रही थी, जिससे उसकी जकड़न और स्पष्ट हो रही थी। मुझे माफ करना, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि अंधेरे में मुश्किल से सुनाई दी। अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो मुझे खेद है। मुझे पता है, मैंने नरम, आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। और मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन हमें अपने भले के लिए सिद्धार्थ से सावधान रहना चाहिए। उसने फिर से सिर हिलाया और कुछ पल के लिए दरवाजे के पास खड़ा रहा। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। कमरे में उसकी उपस्थिति से गर्मी महसूस हो रही थी। जब वह आखिरकार बाहर गया, तो दरवाजा बंद होने की जो आवाज आई, वह राहत जैसा महसूस हुआ, लेकिन मेरे सीने में जकड़न अभी भी बरकरार थी। मैंने हिलने से मना कर दिया। मैं वहीं बैठा रहा और खाली कमरे को देर तक देखता रहा। चांदनी की रोशनी में फर्श पर लंबी परछाइयां बन रही थी। मुझे कई अलग अलग भावनाएं महसूस हो रही थीं, क्योंकि मैं अब तक जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि हमारे बीच कुछ होने वाला है, हालांकि मैं ये नहीं जानता था कैसे। ऐसा लगा जैसे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई हो। मैं इसे महसूस कर सकता था। हवा में भारीपन था, बदलाव की संभावना के साथ। अगली सुबह शांत थी, लेकिन घर में कुछ बहुत अलग, नाजुक सा महसूस हो रहा था। सिद्धार्थ मेरे साथ नाश्ते पर नहीं आया और मैंने उसे याद नहीं दिलाया। जैसे ये तूफान से पहले की रात हो, सब कुछ शांत था। उसे कमरे की जरूरत थी और मैंने भी वही सोचा था। सोचा था कि समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, सन्नाटा और भी गहरा होता गया। हमारे बीच की खाई, जो हमारे अनकहे शब्दों के कारण हर पल बढ़ती जा रही थी, उससे जूझना मुश्किल हो गया था। दोपहर होते होते वह मुझ पर दबाव डालने लगा, तो मैंने सोचा अब इसे खत्म करना चाहिए। मैंने उसे ढूंढ लिया। वह अपने कमरे में बिस्तर के किनारे पर हेडफोन लगाए बैठा था। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में थोड़ा सा संकोच था। मैंने दरवाजे के पास आकर कहा, अरे, मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरी आवाज शांत लेकिन स्थिर थी। आप इसे कैसे ले रहे हो?
उसने कंधे उचकाए और उंगलियां हेडफोन के तार पर घूम रही थी। मैं ठीक हूं, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में कुछ दूरियां थी। मैं उसके पास बैठ गई, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, ताकि हम दोनों सहज महसूस कर सकें, हालांकि हमारे बीच उस रात का तनाव अभी भी था। मुझे पता है, उसने फिर कहा, एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज में, इस समय हालात अजीब हैं। मैं चाहता हूं कि हम इसका हल निकालें। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, हमारे बीच इतना तनाव आ जाए, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए। लेकिन हम इसे ठीक कर लेंगे, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम इसे ठीक कर लेंगे। वह मेरी तरफ देखता रहा, उसकी आंखों में एक हल्की सी कमजोर, शांत गर्मी थी, जिसने मेरे दिल को छुआ। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी सर्दी थी और एक शांति भी, जिससे मेरा दिल थोड़ा भर आया। घबराओ मत, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थोड़ी सी राहत महसूस हुई और मुझे उम्मीद का एक हल्का सा संचार हुआ। अब जो कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था, वह अंधेरे में एक पतली सी रोशनी की तरह था। हम और भी बातें करते रहे, धीरे धीरे स्कूल के दोस्तों और अगले सप्ताहांत के बारे में हल्की बातें करने लगे। जब मैं उसके कमरे से बाहर निकला, तो दिल पर से थोड़ा बोझ हल्का हो गया था। यह शायद बेहतर होने की दिशा में पहला कदम था। लेकिन जैसे ही रात खत्म हुई, घर फिर से शांत हो गया। खामोशी एक भारी कंबल की तरह हर जगह फैल गई और मैं उस भावना से नहीं बच पाया कि शायद ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। सिद्धार्थ के शब्दों, उसकी भावनाओं और पिछले कुछ दिनों की तीव्रता के बावजूद डर की भावना मुझसे दूर नहीं हो रही थी। वो डर लगातार मेरे साथ था, जिससे मैं बेचैन और अनिश्चित हो गई। जैसे एक तूफान सतह के नीचे उठ रहा हो, और चाहे मैंने खुद को कितना भी समझाया हो, मुझे पता था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। अंधेरे रास्ते पर हम अभी तक नहीं पहुंचे थे। उस रात दिल्ली हाउस में सब कुछ शांत था, लेकिन मेरा मन पूरी तरह से उथल-पुथल से भरा हुआ था। मैं अपने विचारों को रोक नहीं पा रही थी और चांदनी में छत को घूरते हुए जागती रही। दीवारों पर डरावनी परछाइयां नाच रही थीं और मैं सिद्धार्थ के उन शब्दों के बारे में सोच रही थी जो उसने पहले कहे थे, कि वह कितना कमजोर था। मैंने खुद से कहा कि जब मुझे यह सब सुनने को मिलेगा कि वह कितना ईमानदार है और उसने जो कहा उससे मुझे कितना दर्द हुआ, तो शायद कुछ बेहतर होगा। हालांकि यह एक छोटा सा तूफान था, फिर भी मेरे मन में संदेह की लहरें आती रही और मुझे खुद के बारे में बुरा महसूस होने लगा। मैं चुप नहीं रह पाई। फिर आधी रात के आसपास मैंने दालान में धीमे कदमों की आवाज सुनी। हर कदम एक शांत धड़कन जैसा था, जो मेरी छाती में उत्साह का ज्वार भर देता था। जैसे ही वे पास आए, वो मेरे दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए। मैं बैठी हुई थी, अपनी सांसें थामे हुए। प्रतीक्षा के इस समय में माहौल डर से भर गया था। दस्तक की आवाज हल्की और अनिश्चित थी, बिल्कुल पिछली रात की तरह। मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। आरव, सिद्धार्थ की आवाज इतनी कमजोर थी कि मैं मुश्किल से उसे सुन पा रही थी। अंधेरे में मैंने धीरे धीरे सांस छोड़ी, ठंडा रहने की कोशिश की, जबकि मेरा दिल पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की तरह धड़क रहा था। हाँ, मैंने कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरी आवाज में हल्की सी कांप थी। जैसे ही मैं रुकी, मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने घड़ी देखी तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन मैं उसकी उपस्थिति के आकर्षण का विरोध नहीं कर पा रही थी। उसका होना इतना मजबूत था कि उससे मुकाबला करना नामुमकिन सा लग रहा था। फिर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सन्नाटा हमेशा के लिए रुक जाएगा। मैंने धीरे से कहा, ठीक है। मेरी आवाज कांप रही थी, अंदर आओ। दरवाजा खुला और सिद्धार्थ अंदर आ गया। उसके चेहरे पर घबराहट और दृढ़ संकल्प का एक अजीब सा मिश्रण था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी स्पोर्ट्स पैंट की जेब में डाल रखे थे और उसके कंधे थोड़े झुके हुए थे। चांदनी की हल्की रोशनी में उसके शरीर का तनाव साफ नजर आ रहा था। बिस्तर के किनारे पर बैठने से पहले उसने पीछे दरवाजा बंद किया और एक पल के लिए दीवार के सहारे झुक गया, जिससे उसकी रूपरेखा और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई। उसकी उपस्थिति में एक ठहरी हुई, गर्म धड़कन सी महसूस हो रही थी। मुझे खेद है, उसने कहा,
उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से भी हल्की थी। मुझे पता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैंने जल्दी से कहा। मैं समझता हूँ, तुम जो महसूस कर रहे हो वो मैं भी समझ सकता हूँ। वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उसकी आंखें ज़मीन पर टिकी हुई थीं और वो अपनी कमीज के निचले हिस्से से खेलने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो खुद को समझा रहा हो। कपड़ा उसकी त्वचा से हल्का सा खिंच रहा था। उसने कहा, फ्रेम, मैं जो कुछ भी पहले कह चुका था उस पर बहुत सोच रहा था। मुझे डर है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी सी कांप थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मेरी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन अंदर का तूफान साफ महसूस हो रहा था। मैं उसके करीब झुका। हम इसे सुलझा लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, मैंने कहा। उसकी आवाज़ कर्कश थी, अस्थिर थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपनी ही सोच में फंसा हुआ हूँ और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे से दबाया, उसकी गर्म त्वचा को महसूस किया। कपड़े की हल्की सी छुअन ने मुझे सिहरन महसूस कराई। तुम अकेली नहीं हो, मैंने धीरे से कहा। उसने ऊपर देखा और हमारी आंखें मिल गईं। उसकी आंखों में जो गहरी एकाग्रता थी, उसने मुझे यह महसूस कराया कि हम इसे एक साथ पार कर सकते हैं। उसकी आंखों में देखते हुए एक गहरी इच्छा मेरे सीने में समा गई और बिना कुछ कहे उसकी आवाज़ पूरी तरह से भावनाओं से भरी हुई थी। तुम हमेशा मेरे लिए वहाँ रहे हो। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करता। तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। एक पल के लिए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हम दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला और चारों ओर गहरी चुप्पी छा गई। मैं नहीं जानता था कि उस तूफान को कैसे संभालूं जो सिद्धार्थ के चेहरे पर था, जो भावनाओं से भरा हुआ था। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने पहले कभी किसी को इतना कच्चा और कमज़ोर नहीं देखा था। चांदनी ने उसकी आंखों में संदेह की चमक को ऐसे पकड़ा जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे लिए यह कहना मुश्किल था कि मैं क्या महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरा मन विभिन्न विचारों से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं बस यही चाहता हूँ कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। अंत में उसकी आवाज़ एक कमज़ोर दलील में टूट गई जो मेरे दिल को चीर गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उसने कहा। आप ऐसा नहीं करेंगे, मैंने उत्तर दिया। मेरी आवाज़ उनके शब्दों के बोझ से कांप रही थी। लेकिन सिद्धार्थ, हमें सीमाएं तय करनी होंगी। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम अपने ऊपर हावी होने दे सकें। उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा अब भी उलझन में था और उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान था। हमारे बीच का तनाव साफ दिख रहा था। उसने कहा, मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। मैं प्रयासरत हूँ। मुझे पता है आप हैं, मैंने धीरे से उसे आश्वस्त किया। और यही बात मायने रखती है। कमरे का माहौल थोड़ा बदल गया था। वे कहीं और नहीं जा रहे थे, बल्कि एक कम घुटन वाली जगह पर बसने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ इसे तूफान के बीच में एक नाजुक टुकड़ा कहते थे। जैसे ही मैंने सोचा कि वह उठकर चला जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने मेरी आंखों में ऐसे देखा जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। वह निश्चित नहीं था कि हमारे बीच की हवा को क्या नाम दिया जाए। हर सांस में एक शांत बिजली सी महसूस हो रही थी जो मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। सिद्धार्थ, मैंने उसके पीछे से कहा। मेरी आवाज़ धीमी थी लेकिन स्थिर, और शब्दों में एक गहरी ताकत थी। हम इस मुद्दे को बार बार नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुझे पता था कि यह हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है, उसने फिर कहा, और उसकी आवाज़ अब बिल्कुल फुसफुसाहट जैसी हो गई थी। कुछ आवाज़ें खतरनाक होती हैं और मैं नहीं जानता कि उन्हें कैसे जाने दूँ। उसकी ईमानदारी में एक कच्ची सच्चाई थी जो मेरे दिल की ढाल को तोड़ रही थी, और मैं थोड़ा झुका, जैसे कि हमारे बीच की दूरी को कम करना चाहता हो। उसके पास रहने से मुझे कुछ राहत मिल सकती थी। यह सोचते हुए मैं यह समझ रहा था कि उसकी मौजूदगी कितनी सुकून भरी है।